और करिए 400 पार। एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग बजट फॉर अ ट्रेडर। सब कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या बजट आया है। एक पूरा हम शॉर्ट पे समझेंगे, पूरा की पॉइंट्स देख लेंगे, एक ट्रेडर के लिए क्या क्या हमें फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, क्या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ अच्छा चीज़ें हुआ है, वो क्या क्या हुआ है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। और देखेंगे मार्केट पे कैसे थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है। रॉ वीडियो होगा, कोई कट नहीं डालूंगा, जो मन में आएगा वो बोलूंगा। बिकॉज देख लीजिए, ये साइड भी देख लीजिए, देखना जरूरी है एब्सोल्युटली, क्योंकि एक ट्रेडर होने के नाते ये सब आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मतलब करिएगा, ठीक है। तो चलिए, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट की बजट हाईलाइट, ये बजट का की हाईलाइट्स किया था। सबसे पहले इकोनॉमी से शुरू कर लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट जो फिनेंशियल ईयर 25 के लिए प्रोजेक्टेड है वो अराउंड 4.9% के आसपास है, जो कि 5.1% से कम है। डेफिसिट कम हुआ है, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, जो कि इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली अच्छा है। तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं इंडियन मार्केट इज एन ग्रोइंग इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। निफ्टी भी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, ठीक है। कमाएंगे कितना वो बात की बात है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि इसका 4.5% से नीचे आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। जॉब अच्छा दे दो, हो ही जाएगा 4.5% से नीचे। टैक्स जो बढ़ा दिए वो बाद में आता हो, बट ये अच्छा एक पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कैपेक्स, 11.11 लाख करोड़ का है, वो तो पहले से डिस्कस्ड है, उसी को मेंटेन रखा है, दैट्स गुड। अब मेन पॉइंट आता है कैपिटल गेन। क्या हुआ है दिक्कत कैपिटल गेन्स में? पहली बात तो समझ में नहीं आता, पैसे भी कमाए हम, मेहनत भी करें हम, पैसे विड्रॉल के टाइम पे, पैसे आने के टाइम पे टैक्स भी भरे हम, उस पैसे को इन्वेस्ट करें हम, रिस्क ले हम, पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क लेके प्रॉफिट कमाए हम, प्रॉफिट का भी टैक्स ही भरे हम और कैपिटल गेन भरे हम, उसके बाद उस पैसे को खर्च करें तो जीएसटी भी भरे हम। मजाक चल रहा है ये? मतलब क्या है ये? आई हैव नो, मतलब प्योर मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स में फंसा है मतलब मैं क्या बोलूं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी सब कुछ अपने जगहों पे है, लेकिन ये कैसा तानाशाही है यार। एक तो हद है, हद है। इस बार का गवर्नमेंट तो तब भी फिर भी गठबंधन का है, कहीं ना कहीं ये चीजों को थोड़ा देखना चाहिए था। अब मुझे जो चीजें दिख रहा है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा है। नॉर्मली अगर आप मान के चलते हो कि आपका ये लास्ट बाइट है, तो आप बड़ा बाइट लेते हो। आप दोस्त के साथ कुछ खा रहे हो और ये लास्ट बाइट है, उसने बोला ये तेरा लास्ट बाइट है, आप बड़ा बाइट लोगे। आप कहीं पे लास्ट थ्रॉटल मार रहे हो तो बहुत स्पीड से लास्ट थ्रॉटल मारोगे, एक लास्ट पुश होता है। तो ये तो वही दिख रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे कि जाने के टाइम पे एक लास्ट खपला देके सब माल लेके चले जाएंगे, वही दिख रहा है। कैपिटल गेन आप देखो क्या हुआ है। लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर, ये तो हो गया, ये तो मतलब जो डेफिनेशन है उसको अच्छा किया, नहीं बदला। नहीं तो पता चले कि नेक्स्ट टाइम ये भी बदल दे कि 6 महीने के ऊपर का ही कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, वो भी हो सकता है, या 1.5 साल लग जाएगा। अनलिस्टेड के लिए क्या है? अनलिस्टेड के लिए 2 साल है। जो कंपनी अनलिस्टेड पे है उसके लिए 2 साल है, और जो कंपनी लिस्टेड एसेट है उसके लिए 1 साल है। 1 साल हो गया तो कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एलटीसीजी को रिवाइज कर दिया गया 12.5% में, जो कि पहले था 10%। पहले था 10%, उसको अभी कर दिया गया है 12.5% में। ऑलरेडी 2.5% का आपका घाटा हो गया। अब आपको लग सकता है कि 2.5% क्या होता है, चलेगा, आएगा वो जिनको लग रहा है उनका भी टाइम आएगा, तब आप बोलिएगा क्या होता है नहीं होता है। ऑन फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एसेट्स, इवन की नॉन फिनेंशियल एसेट्स को भी नहीं छोड़ा। मतलब रियल एस्टेट भी ले ले, प्रॉपर्टी भी ले ले, उस पे भी लैंड भी ले ले, उस पे भी गोल्ड भी ले ले, उस पे भी क्या बोले मैं, मतलब अनस्टॉपेबल गवर्नमेंट, अनस्टॉपेबल। फिर आता है लिमिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स अगेंस्ट एग्जेम्पशन विल बी 1.25 लैक्स फ्रॉम 1 लाख। मतलब जो एग्जेम्पशन था, टैक्स टाइम पे टैक्स अगर कम है, आपका इनकम स्लैब से कम पे हो, वहां पे कैपिटल गेन का आपका एग्जेम्पशन 1 लाख होता था, अब वो 1,25,000 होगा, जो कि हालांकि नॉर्मल ट्रेडर मतलब ऑटोमेटिक वो क्रॉस करके चले जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर आता है मतलब nothing to say. Short term capital gain on certain financial asset will attract a tax rate of 20% instead of 15%। मतलब जो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम 15% को दे रहे थे, वो अब 20% देना होगा। सीधी बात 5% बढ़ा दिया, 5%, 15 से 20% चला गया, लगभग 30% बढ़ा दिया। हाइक कितना परसेंट क्या हुआ? 15% का अगर 20% तक जाता है तो 5.5% बढ़ा है, 4.5% बढ़ता तो 30% होता, 33% के आसपास हाइक कर दिया। 33% का हाइक, 33% का रिटर्न तो कभी कभी मतलब 10 साल में भी नहीं आता है कुछ कुछ चीजों में, लेकिन वो 1 साल के बजट में पूरा हाइक कर दिया। कुछ कुछ डिस्कशन नहीं, कोई भी पहले से प्रॉपर प्रॉपर कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं, नथिंग टू डू। अब जब आवाज हम किसी कोई तो उठाएंगे नहीं, तो सहना तो हमको ही है, ठीक है। फिर क्या आता है? अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डेट, म्यूचुअल फंड्स।
जो भी मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स है वो सब पे टैक्स लगने वाला है। बहुत सारा होता था जहां पे बॉन्ड्स हो गया, कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स हो गया जो टैक्स सेव था, टैक्स सेविंग था। ईएलएसएस पे भी तो आता ही है ईएलएसएस स्कीम, लेकिन कुछ कुछ ऐसा था जो कि टैक्स सेविंग था, उस पर भी टैक्स लगने वाला है। ओके, लगो वो मीम याद आ गया, आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, आई डोंट नो वेयर यू लिव, आई विल फाइंड यू एंड आई विल टैक्स यू। बस सिंपल है, यू आई विल टैक्स यू, हमको टैक्स देना है, टैक्स देना ही है। फिर क्या आता है, इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक टू बी टैक्सड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट्स दैट वाज दिस वाज एग्जेम्प्ट अंटिल नाउ। जो शेयर बायबैक है उस पे भी टैक्स लगेगा। अगर कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, शेयर बायबैक के टाइम पे, शेयर बायबैक के टाइम पे मान के चलते कंपनी शेयर बायबैक कर रहा है या आप कोई भी स्कीम से किसी से शेयर बायबैक कर रहे हो, वो टैक्स फ्री होता था। बहुत सारा ऐसा लूप होल्स था, उसको भी बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, जो एफएनओ में है वो 0.02% हो गया है 0.1%, मतलब माफ कीजिएगा, जो एसटीटी और एफएनओ ट्रेड्स के लिए जो मतलब ये है वो 0.02% और 0.1% हो गया। एसटीटी भी बढ़ गया, एफएनओ ट्रेड्स के लिए जो एसटीटी था इक्विटी के लिए था वो भी बढ़ गया है। चलो ठीक है, ये हो गया ट्रेडर्स के लिए। एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे सोचोगे ये इंडस्ट्री बूमिंग है, अगर लोगों के पास जॉब नहीं है, वो पहला चीज तो यही सोच रहा है ना कि हम ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाए। हालांकि बहुत हार्ड है, ट्रस्ट मी, 99% लोग डूब जाते हैं, बहुत हार्ड है, लेकिन 1% तो निकल के आता है ना। उनका भी हो गया सत्यानाश, सत्यानाश नहीं बोलूंगा, ये दिक्कत आया है तो रास्ता भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही आएगा। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ ना कुछ आने ही वाला है, डोंट वरी। आप देखेंगे कोई ना कोई आपका सीए हो जाए, कोई ना कोई एडवाइजर हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रोविजन निकाल देगा जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, डोंट वरी, वो भी आ जाएगा। लेकिन शुरुआती स्टेज में टर्बुलेंस का सामना तो हमें करना है, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल्स मतलब हम ही है, फिर भी हम यहाँ पे देखते नो चेंजेस ऑन द ओल्ड टैक्स रेजिम। अब जो लोग न्यू टैक्स रेजिम में चले गए हैं दे कैन नॉट शिफ्ट टू ओल्ड टैक्स। अब जो लोग ओल्ड टैक्स में हैं दे नो इट वेरी वेल कि ओल्ड टैक्स रेजिम इज मच बेटर देन न्यू टैक्स रेजिम, ये आपको पता है। आप न्यू में शिफ्ट होएंगे, सैलरी एक हद तक ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस पे आएंगे, न्यू टैक्स पे आप शिफ्ट होएंगे, एक भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा, आपको सब्सिडीज नहीं मिलेगा, बहुत सारा चीजें हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी बहुत लोग हैं, हालांकि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम ओल्ड पे रहे या न्यू पे रहे। हो सकता है आने वाले बजट में ये बोल दे सबको न्यू में रहना है, पता नहीं क्या होने वाला है तो फिर भी तो ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए कोई चेंजेस नहीं है, कुछ चेंज कर देते, मतलब ताई कुछ चेंज कर देते, हमको भी पेट में थोड़ा अच्छा मिलता, हमको भी अच्छा लगता है ना। देश भरे हम भी भरे, ये क्या हुआ देश भर रहा है हम नहीं भर रहे हैं, ठीक है ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स के लिए क्या मजा आया, छोटे प्लेयर्स के लिए अभी तक कुछ भी नहीं उतना, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिम गेट्स एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम 50,000 टू 75,000, 50,000 की जगह पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक थोड़ा सा ज्यादा आया है। ओके, फिर क्या आता है, टैक्स स्लैब्स ट्विक्ड फॉर न्यू टैक्स रेजिम। जो कि टैक्स स्लैब्स था वो पहले जो 3 से 6 लाख वालों को 5% था, वो 1 लाख बढ़ा दिया, 3 से 7 लाख 5% था, ठीक है। 3 से 6 लाख वालों को 5% था, वो अब 3 से 7 लाख वालों को 5% पड़ेगा, उसके बाद भी वो डिडक्शन आ जाएगा, वो 5 लाख तक वो नीली काउंट हो जाता है उस तरह से, अगर आप कैलकुलेट कर पाओगे तो उस तरह का हो जाएगा। 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, और फिर उसके ऊपर 20% 30%, इस तरह से 15 के ऊपर 30% ये लग गया। चलो हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है। फिर क्या आता है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट बाय द एम्प्लॉयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 14%। मतलब जो भी पेंशन सिस्टम था, जो भी ईपीएफ वगैरह काटता था, वो पहले 10% का था, अब वो 14% के आसपास इंक्रीज कर देगा एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स, ये जो कंपनीज है उनके लिए। फिर एनपीएस वत्सल्य, ए प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स टू बी लॉन्च, वो अपने बेटों अपने जो भी माइनर्स के लिए उनके लिए प्लान बना सकते हैं, ये है, ठीक है। फिर आएगा, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज इन फॉर्मल सेक्टर्स विल रिसीव 1 month's वेज अप टू ₹15,000 वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दिस विल बेस्ड ऑन एनरोलमेंट इन ईपीएफओ। ये जो लोग नए जॉब फाइंडर्स है उनके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा एज अ ट्रेडर, बिकॉज वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है, हमारे लिए कोई भी एक भी अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। फिर क्या आता है, इनकम टैक्स असेसमेंट कैन नॉट बी रीओपन बियॉन्ड 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर एक्सेप्ट इन केस वेयर एस्केप्ड इनकम इज 50 लाख और मोर। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अतरंगी है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, दोजू नो दे नो। 3 साल के पहले अगर खाता नहीं मतलब किया जा सकता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकता है, दोजू नो दे नो,
तो मैं इन पे और डीप नहीं जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक ये पब्लिक यूट्यूब, हम यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं तो एक पब्लिक सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इतना डीप जाना ठीक नहीं रहता है। ओके, फिर आता है कॉर्पोरेट के लिए। अब देखो ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स गेन्स कुछ नहीं है। आप ऐसे सोच के चलो ना, एक इंडिविजुअल सपोज ही इज इन अ न्यू टैक्स रेजिम, ओके, अब वो कमाता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, मैंने बताया ना एक रॉ एडिट मतलब रॉ वीडियो होने वाला है, तो जो मैं बताऊंगा आपको एक बार सुन लीजिए। सपोज देयर इज अ पर्सन हु अर्न्स अराउंड 20 lakhs रुपीज पर मंथ। 20 lakhs रुपीज पर मंथ वो हर महीने कमाता है, ठीक है, 20 lakhs रुपीज, चलो सालाना कमाते, पर मंथ पे नहीं जाते, सालाना पे जाते, सालाना 20 lakhs जाता है। उसका 30% टैक्स पे आएगा, मतलब 15 से लेके 5 लाख पे उसका 30% टैक्स आएगा, 2 लाख पे उसका लगभग 15% टैक्स आएगा, लगभग ये अपना 3 लाख पे उसका 10% आएगा, और फिर 3 लाख पे उसका 4 लाख पे उसका 5% आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते तो देर और कहीं ना कहीं चार मान के चलते, अगर हम प्रॉपर एक हिसाब कर लेते तो यहाँ पर 5 का हो गया देर, 4 का हो गया आपका लगभग 10 40, देर 40 29, लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास, 3.5 लाख रुपए के आसपास, 4 लाख ही मैं पकड़ के चलता हूं इधर उधर करके, ये वो 4 लाख रुपए उसका चला गया टैक्स पे। हाथ पे आया 16 लाख रुपए, ओके, ईपीएफ तो है, मैं छोड़ देता हूं, मैं कैश में एकदम बोलता हूं, 16 लाख रुपए हाथ पे आ गया। 16 लाख रुपए हाथ पे आया, उसने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसने स्टॉक्स खरीद दिया, 2 साल बाद स्टॉक ने रिटर्न दिया है 55%। ओ वारा ब्यूटीफुल रिटर्न, विप्रो ले लिया, आईटी ले लिया, ब्यूटीफुल रिटर्न है, ओके, 55% आ गया। उसको प्रॉफिट कितना हुआ, लगभग 5,50,000 का। इन्फ्लेशन रेट क्या है, अराउंड 5%, 2 साल में 10% उड़ गया, 5,50,000 में से 10% उड़ गया, लगभग 55,000 रुपए उड़ गया, तो हाथ पे रहा 4,95,000। पहले ही जो इसका वैल्यू है वो अराउंड 4,95,000 के आसपास का है। तो इन्फ्लेशन के बाद कितना आया उसके हाथ में, 5.5 लाख का 4,95,000, ओके। अब टैक्स कटेगा, वो जो प्रॉफिट को बुक करेगा, ऑब्वियसली विड्रॉ करेगा, प्रॉफिट को बुक तो करना है, प्रॉफिट को आज नहीं तो कल, ओके, 12.5% कट गया। इसके ऊपर काटेगा या इसके ऊपर काटेगा, काटेगा तो इसके ऊपर ही, इन्फ्लेशन कुछ भी हो काटेगा इसके ऊपर ही। तो 5.5 लाख रुपए का 12.5% अगर हम निकालते तो अराउंड 55,000, और 2% मतलब लगभग 1150 रुपए, तो अराउंड 57,000 हम पकड़ के चलते, 57,000, तो 4,95,000 माइनस 57,000 चला गया। चलो 55 पकड़ लेते, कितना बचा, 4,40,000, राउंड नंबर पकड़ लेते, चलो 2,000 रुपए मुन्ना दे दिया, चलो 4,40,000 बचा। 5.5 लाख में से ऑलरेडी उसका 1,10,000 रुपए चला गया। अब 4.5 लाख रुपए, 4,40,000 रुपए उसके घर पे आया। अब वो पैसों को लिया है कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ खरीदेगा, 18% जीएसटी, 16% जीएसटी, 12% जीएसटी, 28% जीएसटी, अगर थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट हो गया तो 28% जीएसटी, पेट्रोल पे जीएसटी, ये जीएसटी वो जीएसटी। अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, मतलब एक आदमी कैसे अपना वेल्थ को क्रिएट करेगा, ऐसा तो फिर ऐसा हो जाएगा, वेल्थ क्रिएशन होगा एक जनरेशन में नहीं होगा। मैं जब 60 का होगा तब मेरे पास होगा 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी ना 60 साल का होने के बाद अब यहाँ पे ट्रैम्पोलिन में कूद सकता हूँ, जो मैं अभी कर सकता हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, कहीं ना कहीं ये थोड़ा देखना चाहिए था, वेरी मच डिसअपॉइंटेड, ओके। फिर क्या आता है कॉर्पोरेट के लिए, जो हम बात कर रहे थे, एंजल टैक्स टू बी एबोलिश्ड इन अ बूस्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। एंजल टैक्स लगेगा नहीं। अब आपको पता है जब आप इंडियन मार्केट पे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने जाओगे तब आपका जो नेट वैल्यू, नेट वर्थ होना चाहिए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी से जा रहे हो तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 2.5 से 3 करोड़। अगर आप डायरेक्टली हर एक पार्टी के साथ करने वाले हो, कोई भी थर्ड पार्टी को छोड़ के डायरेक्टली, तो आपका जो नेट वर्थ होना चाहिए वो अराउंड होना चाहिए 8 करोड़ से 8.5 करोड़, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 8 से 8.5 करोड़ के बीच में, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप। हाँ, आप डायरेक्टली आपका जीजा का कोई कंपनी है, दीदी का कंपनी है, भाई का कंपनी है, इन्वेस्ट करती है, वो अलग बात है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ लेजिटिमेट स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, जहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जिट से लेके एंट्री से लेके सब कुछ मेंशन्ड है, बेस प्लान से लेके एवरीथिंग, तो आपका नेटवर्थ 8 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अब 8 करोड़ से नीचे का मैं मानता ही नहीं हूँ स्मॉल या मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास के ऊपर ही लगता हूँ। उनके लिए तो अच्छा ही है ना, एंजल टैक्स चला गया, और अच्छी बात है, कमा, जिसके पास पैसा है, बंगाली में हम बोलते हैं तेले माथा है तेल, जिसके पास पैसा है वो और पैसा बनाएगा। ये जो साइकिल है ना, इसको ब्रेक करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। 2015 से लेके 2021 वाज अ गोल्डन पीरियड। दोज हु ब्रोक दैट कर्स ऑफ जनरेशन, दे आर गोइंग टू बी मिलीनियर। लेकिन जो 2021 के बाद ट्राई कर रहे हैं, दे आर गोना वो ट्रैप में फंसता हुआ जा रहा है। चलो फिर आता है मुद्रा लोन्स फोकस्ड ऑन क्रेडिट टू एमएसएमई, गेट अ लिमिट इंक्रीज ऑफ 10 लाख टू 20 लाख। एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेस होते हैं, एमएसएमई,
तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 10 लाख की जगह पे 20 लाख का लोन मिलेगा, अच्छी बात है उनके लिए, कुडोस, हैट्स ऑफ, गुड। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, नथिंग, ओके। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंपनीज हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 30% टू 35%, फिर से वही फॉरेन एफपीआईज, ओ ग्रेट, ओके। नेक्स्ट क्या है, टीडीएस रेट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे रिड्यूस टू 0.1% फ्रॉम 1%, कितना घटा दिया, कितना घटा दिया, हमारे लिए कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट, मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं हमको ही बोलूंगा। अब कोई अगर शायद नीचे बोल सकते हैं कि देखो हमारा तो सैलरी अच्छा है तो हम ये, ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आपको अच्छा पैसा भी मिल रहा है, आपको आपका लाइफ अच्छा रहे, आई विश फॉर इट, बट मैं ट्रेडर हूं तो मैंने तो सोच के ही ये इंडस्ट्री पे आया था कि मैं अपना रिटायरमेंट भी एज ए इन्वेस्टर करूंगा, ट्रेडर तो नहीं करूंगा, एज ए इन्वेस्टर करूंगा। और इन्वेस्टर तक जाने का सफर एक ट्रेडर से ही होकर जाता है, यू हैव टू एक्यूमुलेट योर फंड। अगर ऐसा चीज शुरू हो जाएगा, हाउ कैन आई एक्यूमुलेट फंड इफ आई एम गोइंग टू पे माई टैक्सेस। याद रखिए मार्केट है ना, मैं 8 महीने कमाऊंगा, हो सकता है एक दिन आए जहां पे मेरा 3 महीने का प्रॉफिट चला जाए, उसमें तो मैंने टैक्स भर दिया है, जो गया है उसका क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं मैक्स टू मैक्स ये कर सकता हूँ, कट ऑफ कर सकता हूँ, साइकोलॉजी ठीक रहेगा। सोचिए चीजों को थोड़ा डीपली, ओके। नेक्स्ट आता है कस्टम्स ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर विल बी रिड्यूस टू 6%, कस्टम्स ड्यूटी कम हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स नेपाल वगैरह से अगर आपको डीप नहीं जाते, रॉ फुटेज है तो भूल गया था कितना दूर जाना चाहिए नहीं चाहिए, ओके छोड़ देते। फिर आता है बेसिक्स कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स, ये रिड्यूस हो गया है 15% में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सस्ता मिलेगा। तो लो और ट्रैप में फंसो, क्रेडिट कार्ड से अब मोबाइल खरीदना सस्ता हो जाएगा, आईफोन भी और सस्ता मिलेगा, और ट्रैप में फंसो, और ट्रैप में फंसाने का चीजें, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन भी ज्यादा देंगे, इनसिक्योर्ड लोन भी ज्यादा देंगे, लोगों का हैसियत से ज्यादा उनको लेने के लिए मजबूर करेंगे, लोग ज्यादा लेंगे, फंसेंगे और सस्ता देंगे, ये सारे चीजों को सस्ता देना है ना, कमाने का मौका सस्ता नहीं देना है। स्टेट्स चार्जिंग हाई स्टैम्प ड्यूटी विल बी एनकरेज्ड, जो स्टेट्स हाई स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करते हैं उनको एनकरेज किया जाएगा। अब जो स्टैम्प पेपर है ना, ये हर रोज हर काम के लिए लगता है स्टैम्प ड्यूटी, एक छोटा एफिडेविट हो गया, एक आपका ट्रांसफर हो गया, एक आरटीओ का प्रॉब्लम हो गया, एक बाइक को ओनरशिप अथॉरिटी से लेकर ओनरशिप से लेकर ट्रांसफर, हर किसी में लगता है, इसको हाई स्टैम्प ड्यूटी को एनकरेज किया जाता है। ग्रेट। फर्दर रिडक्शंस इन ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेज बाय वुमेन विल आल्सो बी कंसिडर्ड, ओके बढ़िया है, महिलाएं जब प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे उनको थोड़ा रिडक्शन मिलेगा, बढ़िया है, दैट्स ग्रेट। हम मर्दों का क्या फिर, मतलब बढ़िया है, अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट अस, कुछ तो होना चाहिए एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, कुछ तो देना चाहिए। बस दो चीज हो सकता है कि मार्केट पे थोड़ा वॉलेटिलिटी कम हो सकता है और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट अच्छा आया है, बट एज अ ट्रेडर व्हाट्स देयर फॉर अस, नथिंग, व्हाट शैल वी डू। हम तो छोड़ नहीं सकते ये फील्ड को, क्योंकि एक बात आप याद रखिए, जो एक बार मार्केट में घुस जाता है वो मार्केट पे रह जाता है, मार्केट पे ही मर जाता है, पैसा कमाए पैसा ना कमाए। मैं आपको बता देता हूँ, चीजें लत की नहीं होता है, चीजें होता है अंडरस्टैंडिंग एंड प्यार का, जो क्योंकि अब मैं मजदूरी करने नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो एंड वर्क फॉर एनी अदर, आई कैन नॉट डू दैट, वो चीज, हाँ अगर अगर लाइफ में ऐसा कुछ मोड़ आ गया कि जहां पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाऊंगा, तो अलग बात है, पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर सर्वाइवल। बट अगर हमारे पास चॉइस होगा, मेरे पास चॉइस होगा, आई विल लाइक टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल लाइक टू वर्क फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो ये चीजों, जो लोग आ चुके, हैबिचुएटेड हो चुके, उनको तो आगे बढ़ना है ना। अब मैं फिर से आपको बताऊंगा, बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कि हमने तो कमा लिया या फिर कुछ, ये देखिए मैं फिर से बताता हूँ, एक जनरेशनल ट्रेडर होते हैं, तो आई एम अ ट्रेडर फ्रॉम 2018, मैं 2018 से ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत लोग 2020 से करते, बहुत लोग 2010 से करते, बहुत लोग 2005 से करते, बहुत लोग 2014 से करते। जो ट्रेडर एटलीस्ट इवॉल्व हो चुका था 2017-18 के टाइम पे और कोरोना के टाइम पे, दे मैक्सिमाइज्ड इट, दे आर इन अ ब्यूटीफुल पोजीशन, दे डजंट केयर एनी मोर, जो टैक्स लगेगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ चुका है टैक्स भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करके वहां से मल्टीफोल रिटर्न हम ले लेंगे, ठीक है। बट जो ट्रेडर 2018 में शुरू किया है, जैसे कि मैं, आई कुडंट मैक्सिमाइज इट ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, मैं मैक्सिमाइज नहीं कर पाया बिकॉज दैट वाज समथिंग बिग फॉर मी। मैंने नहीं देखा था 2018 का क्रैश आंखों के सामने, 2014 में मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन नहीं फेस देखा था, मैं नॉर्मल मार्केट देखा था। दैट कोरोना क्रैश वाज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो वहां पे मैं रेडी नहीं था टू मैक्सिमाइज इट इन माय फेवर, ओके। तो अब जब ये सारा चीज और डर नहीं लगेगा, अब जब आप मैं अपना आरआर पे काम करूंगा, आई एम इवॉल्विंग, मैं अपना पैसा बढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अच्छा रिटर्न लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बीट द मार्केट एस्टिमेट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल, तब इस तरह का बर्डन क्या करता है ना, आपका दो चीजें खराब करता है, आरआर खराब कर देता है,
जिस तरह का ट्रेड्स पे कभी कभार 1:3 पे काम चले जाएगा, हमें वही सोचना पड़ेगा। आई कैन नॉट ट्रेड विदाउट 1:5 एंड यू नो समथिंग, देयर इज नथिंग परमानेंट एंड देयर इज नथिंग 100% इन द मार्केट, वी हैव टू गो ऑन assumptions। एक ये हो जाएगा। दूसरा साइकोलॉजी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए लगा के 120 ला रहे हो तो आप बार बार ये सोच रहे हो अरे 120 मेरा नहीं है, 115 है मेरा, तो एक काम करता हूं 126 लगा के 124 जाके फिर 120 को राउंड ऑफ करता हूं। ये सारा चीजें आने लगता है, ठीक है। तो ये दो चीजें एज अ ट्रेडर प्रॉब्लम होगा। और जो लोग लास्ट 3 साल में ट्रेडिंग करियर में आए, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है ना। और जो लोग लास्ट 1 साल में आए हैं, मैं आपको तो वही बोलूंगा, डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा साइड प्रोफेशन भी देख लीजिए। दिस इंडस्ट्री इज गेटिंग सैचुरेटेड एंड इट इज गेटिंग अंडर अ मोनोपोली डिवीजन। मतलब ये ऐसा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कल को 50% टैक्स कर दिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं कर सकते। अभी भी एफएनओ का आना बाकी है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा कि नहीं, वो भी बढ़ सकता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे अभी भी माइनॉरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। सैलरीड पर्सन मेजोरिटी है, ये ट्रेडिंग मेजोरिटी में अभी नहीं है। अगर उनको लगेगा कि मेजोरिटी पर नहीं लाना चाहिए, उनको वो रोक देंगे। वी आर द फ्यू, मतलब वी आर द मेनी, दे आर द फ्यू, बट दे आर कंट्रोलिंग द मेनीज। सिंपल सी बात है, सिंपल इकोनॉमिक्स से। तो मैं आपको वही बोलूंगा, जो लोग एकदम 1 साल या 3 महीना 4 महीना ट्रेडिंग में आए हो, आप लोग ट्रेड कीजिए, ऑफकोर्स कीजिए, बट डू नॉट गो इनटू फुल टाइम। अभी मत घुसिए। आपको सुन के शायद लग सकता है कि आई एम डिमोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, एंड इफ यू थिंक आई एम डिमोटिवेटिंग यू, देन यस आई एम डिमोटिवेटिंग यू। डिमोटिवेटेड हो जाइए आने वाले टाइम पर रिग्रेट से ज्यादा। अगर आप बिल्कुल 6 महीने 3 महीने से स्टार्ट किए हो, डो नॉट ट्रेड कीजिए, ऑफकोर्स ट्रेड कीजिए, मतलब डू नॉट टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। आपको इसको पार्ट टाइम ही देखना पड़ेगा, ओके। और पार्ट टाइम में और एक चीज है, यहाँ पे भी एक बहुत ज्यादा बड़ा लूप है। देयर इज नो पार्ट टाइम ट्रेडर, आई हैव नेवर सीन इट। देयर इज ऑलवेज अ फुल टाइम ट्रेडर। मतलब पार्ट टाइम कुछ होता नहीं है, देयर इज नथिंग पार्ट टाइम, होता नहीं है कुछ। दो वो कहावत है ना कि 2 नावों पे पैर लग के जरोगे तो होगा, खत्म होगा काम। तो वही चीज है, देखिए। और जो लोग 3-4 साल में है, 3-4 साल से है, 2 साल से है, 5 साल से है, 6 साल से है, वो लोग क्या होगा, हमारा जर्नी में थोड़ा टर्बुलेंस आएगा, बट डोंट वरी, देयर विल बी सून। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, देयर विल बी सून सम रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। झटका तो लगेगा मार्केट को, तो ये सारा चीज आने वाला है टाइम पे। और दिस वाज द बजट दैट वाज प्रेजेंटेड टुडे बाय आवर एफएम मिनिस्टर एंड वाज एप्रिशिएटेड बाय द मेजर्स। ओके, अब हम देखेंगे मार्केट पे क्या इफेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट हैज ऑलरेडी शोड इट्स कलर कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी क्या कर सकता है, हो गया है। अब क्या हम एफएनओ करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार हम देख लेते। हम नहीं करेंगे, कोई कर लेगा, ये बात सिंपल है। आपको लग रहा है रोल्स रॉयस महंगा है, आप नहीं खरीदोगे, कोई खरीदेगा। तो रोल्स रॉयस को तो दिख रहा है ना कि मेरा तो बिक रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब ना खरीदे तब मैं जानू, सब ना खरीदे तब मैं जानू। एक दिन अगर फुल रिटेल कम्युनिटी ट्रेड नहीं करता है ना, ओफ, दैट विल बी अ ट्रीट टू वॉच। देयर विल बी, आप ऐसे मान के चलो मुहूर्त के टाइम पे लोग ट्रेड नहीं करते। आप ऐसे मान के चलो 12 बजे से 1 बजे लोग ट्रेड नहीं करते, जहां पे बिल्कुल भी कम लिक्विडिटी रहता है। एक दिन ऐसा हो गया ना, स्पेकुलेटर्स निकलेगा, स्पेकुलेटर्स वट एवर। तो निफ्टी बैंक पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं आने, मतलब कल के लिए मैं कैसे प्लान करूंगा। देखिए ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ के आसपास से थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया है और कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैं एक मेजर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो रेंज मार्केट ने बनाया है, अब मार्केट इसको कुछ दिन फॉलो कर सकता है। मतलब ये एक डिस्टर्बिंग रेंज होने वाला है मार्केट के लिए। लगभग मैं इसी रेंज को पकड़ लूंगा। ये रेंज पे मार्केट कुछ दिन रह सकता है, इसी रेंज पे मार्केट कुछ दिन रह सकता है। कुछ दिन मतलब 1 या 2 दिन, उसके बाद वो डिसाइड करेगा क्या ट्रेंड उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कल को अगर मार्केट आज के डे लो के नीचे निकलता है ना, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप या फिर बियर ट्रैप के बारे में एक बार देखना पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं। और इनकेस बाई चांस अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर निकल जाता है, वो भी गैप अप ओपन होकर, सिंपल सी बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है। क्या होगा, ट्रेडर्स हो ना हो, मार्केट बुलिश है, ओके। फिजिकल डिफिसिट का डेटा अच्छा है तो मार्केट बुलिश है। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो ही मैं बुलिश साइड में अच्छा खासा और बुलिश रहने वाला हूं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर आज के हाई के ऊपर निकला, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। जितने भी शॉर्ट पोजीशन बने हैं वो पूरा स्क्वीज्ड हो जाएंगे, शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा और कहीं ना कहीं मार्केट पे एक अच्छा खासा
बाइंग साइड में पोजीशन बन सकता है, ठीक है। इसका चांसेस कम है अगर वो गैप अप ओपन होकर होता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, याद रखिए अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा ना तो वो जा नहीं पाएगा, फिर वो प्रॉपरली जाके फिर रुक जाएगा, 3-4 दिन उसको लगेगा। जस्ट लाइक यू कैन से ये वाला सिचुएशन, जैसे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया तो जाने के ये एरिया के जाने के बाद ना वो कॉन्सोलिडेशन पे आ गया, फिर ब्रेकआउट हो गया। अब गैप अप चाहिए, गैप अप चाहिए मतलब कैसा गैप अप चाहिए, मान के चलते अगर मैं रिसेंट आपको एक सिनेरियो दिखाता हूं, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर मैं आपको दिखाता हूं जस्ट लाइक दिस कि मार्केट में फॉल आया, अब गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट खींच देगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपन हो गया है, मार्केट के पास अभी भी और फ्रेश जगह है। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको कि अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा कैसे ट्रेड करूंगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं ये एरिया के आसपास से एक बार मार्केट को सपोर्ट ढूंढना पसंद करूंगा, एक बार मैं फॉल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। 51,160 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास से अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप या फिर कुछ भी सेटअप मिलता है, आई कैन बाय द मार्केट। ओके, ये हो जाएगा गैप अप और गैप डाउन पे। इसके नीचे गैप डाउन आई विल इग्नोर, इसके ऊपर गैप अप आई विल इग्नोर, जिसका होने का चांसेस 1% है। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस ही ज्यादा है, फ्लैट ओपन होगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, थोड़ा हल्का रखूंगा फर्स्ट हाफ पर ट्रेडिंग करना। विक्स भरा हुआ है, थोड़ा घट सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा। अगर गैप फ्लैट ओपन होता है तो आज का डे लो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये स्विंग भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आज का डे लो का लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ले लिया, तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। यहाँ से कुछ लोअर टाइम फ्रेम में कैरेक्टर पे चेंजेस कुछ भी मिल जाता है तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। सॉरी वीडियो लंबा हो गया, रॉ फुटेज था, कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी भी जो लोग वीडियो देख रहे हो, कुछ भी हो जाए, मतलब ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग द वीडियो, वट एवर इट कम्स, आप बन जाओगे ट्रेडर, आप पैसा भी कमा लोगे, बिकॉज यू हैव दैट एंथुसियास्टिक माइंड एंड यू हैव दैट पेशेंस। ओके, वरना तो लोग अभी कोई अगर डायरेक्टली स्किप करके आया है क्या ही बोलते हैं। अच्छा, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे का डिस्कस कर लिया। अब फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने के टाइम पे इसके ऊपर निकलते ही बाई किया जा सकता है, लेकिन आरआर बहुत खराब हो जाएगा, लगभग 1:2 का ही आरआर मिलेगा इसके ऊपर निकलते। फिर यहाँ तक का मैक्स टू मैक्स आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, मतलब 1:1 या 1:2। देखिए पाइवट सेटअप यूज कीजिए कल को अगर मिलता है तो। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके अगर टाइम बिता के गया ना, या फिर मान के चलते ऊपर गया एग्जैक्ट सेम इसी हाई को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हाइज होगा, तो मैं नीचे से फिर से मार्केट को एक बार लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह में बाई कर सकता हूं। मतलब सीधी बात, फ्लैट ओपन होकर नीचे में ट्रेड अच्छा है, ऊपर जाएगा तो थोड़ा रुकूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, और अगर गैप ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट, और अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बाइंग। इसके भी नीचे गैप डाउन तो मैं देखूंगा ही नहीं, मार्केट को क्रैशिंग सिनेरियो आएगा जो हाथ के बाहर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसी रेंज में रह गया तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी रेंज में अगर रह गया तो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जिसको मैं देख रहा हूं कल के लिए। अब थोड़ा सा हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ है नहीं हुआ है, सेम टू सेम 24,000 जो ये 60 लेवल था, मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर करके रखा था, ये एरिया तक अगर बजट से पहले आ जाता ना तो बीटीएसटी करके मजा आता। हालांकि आज आया और अच्छा खासा रिकवरी दिया है। ये रिकवरी क्यों दिया है आपको पता है कि 15,000 करोड़ के आसपास आंध्र प्रदेश के लिए एलोटेट किया गया है, 26,000 करोड़ के आसपास बिहार के लिए, और बिहार के बारे में तो क्या ही बोले, मतलब एवरीथिंग वाज सेंटर्ड टू बिहार। नीतीश जी का जलवा है, जलवा है नीतीश जी का, एक बिहारी सब पे भारी, वो वाला चीज हो गया तो इट वाज अ ब्यूटीफुल पुल बैक बाय निफ्टी, अच्छा खासा निफ्टी ने कवर किया है। अब सेम टू सेम गैप अप ओपन होकर आज के डे हाई को तोड़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा, मार्केट प्रोसीड कर सकता है कहां तक, 25,000 तक का टारगेट के लिए, ठीक है। गैप अप पे ही मैं बुलिश रहने वाला हूं, अच्छा खासा ट्रेंड के साथ। ओके, गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो ये डिस्टर्बिंग हो गया, इसके नीचे एक दिन में निकलना मार्केट के लिए मुश्किल होने वाला है। तो अगर गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता है ना, तो ये जो आईसी वगैरह है मैं यहाँ से एक बार ट्रेड ले सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 24,200, या तो यहाँ से ले सकता हूँ, या फिर मैं छोटा वर्किंग रेंज में ये एरिया का लिक्विडिटी को एक बार हंट कर सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 24,300 वाला, ठीक है। यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया या आईसी तक आ गया तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। नीचे का अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है तो तुरंत ऊपर जाने के टाइम पे ये जो आपको हडल दिख रहा है, यहाँ पे एक जो हडल आपको, एक प्रॉपर हडल आपको, जो यहाँ पे एक हडल दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर हडल। ये जो आपको हडल दिख रहा है प्रॉपरली एक बार में ब्रेक करे थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मतलब प्रोबेबिलिटी कम है। एक टिप्स बता देता हूं, अगर कोई हैमर कैंडल आता है बहुत ही कम उसके ऊपर डायरेक्टली निकल जाता है, उसको रिटेस्ट नहीं करता है, बहुत ही कम होता है, और अगर होता है वो 90% टाइम स्टॉक्स पे होता है, इंडेक्स पे नहीं। जब भी हैमर बड़ा सा एक हैमर कैंडल आता है, कहीं ना कहीं रिटेस्ट में आ जाता है मार्केट, कहीं ना कहीं रिटेस्ट में आ जाता है। अगर हम यहाँ का रिसेंटली देखते
तो छोटा सा एक रिटेस्ट पे आ गया, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली ऊपर जाके चला गया। अगर हम यहाँ का देखते हैं छोटा सा रिटेस्ट पे आ गया, अगर हम यहाँ का देखते हैं कि कोई भी अगर हम हैमर आपके साथ देखता हूँ, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो अलग ही सिनेरियो बन गया। अगर हम फ्लैट की बात करते हैं, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हो गया। अगर आप उस तरह से देखोगे कि फ्लैट ओपन हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट करके गया, यहाँ पे 2 दिन बाद छोटा सा रुक के फिर गया, तो आप एक बार देख लेना, यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट करके गया। अगर गैप अप ओपन हो जाता है वो तो बात अलग हो जाता है कि डायरेक्टली चला गया, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस बहुत कम है कि वो डायरेक्टली चला जाएगा। हो सकता है थोड़ा रुका फिर गया, तो अगर थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा तो मेरा भी प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो मैं वहां पे बाइंग साइड में जा सकता हूं फ्लैट ओपन के ऊपर के बाद, मतलब 24,560 के बाद। और नीचे का भी हमने डिस्कस कर दिया, गैप डाउन का हमने देख लिया। गैप डाउन अगर ये एरिया के आसपास होता है आईसी से बाइंग, इसके नीचे तो मैं देखूंगा नहीं। अगर मार्केट 24,000 लगभग आज के लो के नीचे निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ट्रेड नहीं करूंगा, देखूंगा। फिर वो गैप डाउन होगा तो ही हो सकता है, गैप डाउन ओपन हुआ तो ही मार्केट पे पैनिक आ सकता है। अदरवाइज फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आएगा तो आईसी वगैरह खड़ा हुआ है 24,100-120 के आसपास, वहां से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। आने वाला वीक के लिए मैं यही देख रहा हूं कि अगर फ्लैट ओपन होता है कल को मार्केट, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर करके फिर से यहाँ पे रुके और फिर आने वाले टाइम पे डिसाइड करे टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है मार्केट में एक फ्रेश रैली आ जाए, क्योंकि आज बहुत लोगों को झटका दिया है और निकाला है, लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने और फिर फ्रेश हाइस की तरफ जा रहा है। इंडीड इंडियन मार्केट इज नॉट इन अ बैड कंडीशन। मैं मार्केट में बेयरिश नहीं हूं, मैं बेयरिश हूं एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर मतलब मैं कैसे मार्केट से पैसा ज्यादा बना पाऊंगा, इस चीज में मैं बेयरिश हूं। बिकॉज दिन ब दिन ट्रैप बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। एज अ ट्रेडर आई फील इट, यू कैन फील एनीथिंग एल्स, बट लेट मी नो योर थॉट्स। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। इतना देर आप अगर वीडियो में हो तो और 2 मिनट ही सही, नीचे कमेंट में जरूर बताइए व्हाट डू यू फील अबाउट इट। रॉ फुटेज था, हार्ट टू हार्ट बात कर लिया। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर दबा दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाके जरूर जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ में लाता रहूंगा। बाकी हो सकता है 1 महीना टर्बुलेंस हमें देखने को मिले, बट प्रोविजन विल कम सून, डोंट वरी। कानून अगर होता है उसका फाक भी होता है, मतलब उसका फंदा भी वो फाद भी होता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ट्रेड स्मार्टली।